औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सब सेल्स से बनी हुई हैं और सेल्स जो हैं दे आर नोन एज ओपन सिस्टम्स। ये आपने क्लास 9 में के स्टार्ट में जो 4th चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि सेल्स जो हैं दे आर ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल्स के अंदर एंटर भी हो रही होती हैं और सेल से निकल भी रही होती हैं। तो और ये जो है वो सेल्स अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत होती है वो अलाउ करता है उसको अंदर आने के लिए, और जो चीज़ें उसके लिए एक्स्ट्रा होती हैं जिनका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता तो वो उसको निकाल देता है सेल से बाहर। तो इस तरह से वो इन चीज़ों के अंदर आने और बाहर जाने को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल्स हैं, यानी उनके अंदर ये खासियत है, वो कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं चीज़ों के अंदर और बाहर आने जाने पर। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी है वो उसकी सिर्फ 2 फॉर्म्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जो यूज़ हो रही होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, कि अगर आइंदा उन्हें कभी ज़रूरत हो तो वो उसको यूज़ कर सकें। लेकिन जिस एनर्जी को वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ये कहाँ पर होती है। ये जो है ये स्टोर होती है मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स के अंदर, और जिस वक्त वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा जी, अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। बायो मीन्स लाइफ, ये तो आपको पहले ही पता है। एनर्जेटिक्स जो है वो वर्ड निकला है एनर्जी से, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी है, कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और वो किस तरह से एक से दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, चेंज होती हैं। चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे एनिमल्स हों, दोनों में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जिस चीज़ से लिविंग थिंग्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करती हैं, इट इज़ फूड। अब फूड जो है उसमें एनर्जी कहाँ पर होती है, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चूँकि फूड है, तो फूड में भी जो है वो ग्लूकोज जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ग्लूकोज को आपको फार्मूला तो आता ही होगा, C6H12O6। तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, उनकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और जब ये बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं तो वो ये एनर्जी चेंज हो जाती है टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब ये स्टोर होती है इन बॉन्ड्स की शक्ल में तो तब ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देख रहे हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है, और जो जब एनर्जी रिलीज़ होती है इससे तो फिर इसको ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेते हैं एक और किस्म के बॉन्ड्स की शक्ल में, जिसे हम ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी करेंसी है लिविंग थिंग्स के अंदर, और इसी से एनर्जी जो है वो आगे सप्लाई होती है मुख्तलिफ कामों के लिए। अब जब ये एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है तो सब की सब एनर्जी यूजेबल नहीं होती। कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है जो ज़ाया हो जाती है साथ साथ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो लॉस ऑफ एनर्जी भी होता रहता है किसी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो ज़ाया भी होती है। आपने पीछे पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी बहरहाल होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे कम ही सही लेकिन होती ज़रूर है। अब जब ये ATP की फॉर्म में स्टोर होती है तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी हम काम कर रहे होते हैं, जो चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, बाकी अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम करते हैं, तो वो सब जो है वो एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ATP बॉन्ड्स एंड इट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी।
अच्छा जी, अब ये जितने भी प्रोसेसेस हैं लिविंग थिंग्स में, उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी जो है उस वो स्टार्ट कहाँ से होती है कि पहली एनर्जी एक्वायर की जाती है, हासिल की जाती है। वो कहाँ से हासिल होती है? फ्रॉम द सन। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इस यूनिवर्स में वो है सन। सूरज से एनर्जी हासिल होती है और वो कहाँ जाती है फिर, और कौन लेके आता है? प्लांट्स लेके आते हैं। प्लांट्स उसको चेंज कर लेते हैं इनटू पोटेंशियल एनर्जी। वो उसको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, फिर उसको वो चेंज करते हैं इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उससे वो अपने काम भी करते हैं। और जब हम उसको हासिल करते हैं तो हम भी अपने सारे काम भी करते हैं और अपनी बॉडी में स्टोर भी हम रखते हैं। तो हमारी बॉडी में दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टोर होती है फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सब प्रोसेसेस के लिए। अच्छा, अब ये जो लिविंग थिंग्स हैं इसमें एनर्जी सप्लाई करने का जो तरीका है, किस तरह से एनर्जी जो है वो आगे जाती है, वो कौन सा प्रोसेस है? तो वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं दे आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं? ये दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो है इसकी दो तीन डेफिनेशंस हैं। एक तो जब किसी चीज़ के साथ, किसी भी एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। इसके अलावा लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो हैं ये भी ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। तो चूँकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब हाइड्रोजन लूज़ करता है कोई भी एटम, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। बहरहाल अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को ऑक्सीडेशन की, तो इसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। रिडक्शन जो है वो फिर इसके ऑपोजिट होगी। अगर कोई भी एटम जो है वो ऑक्सीजन लूज़ करता है तो हम कहेंगे वो रिड्यूस हो गया। अगर वो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो तब भी वो रिडक्शन ही कहलाएगी। और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब भी कोई एटम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है तो नेचुरली दूसरा जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन आई है, तो जिसने लूज़ की वो रिड्यूस हो गया, जिसने गेन की वो ऑक्सीडाइज हो गया। आगे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। अब रिडॉक्स रिएक्शंस में मेनली आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको गेन किया जा रहा है या उनको लूज़ किया जा रहा है। और वो जो है वो खुद भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस सूरत में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पर और उनके जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट पर, कि वो कहाँ पे हैं एक तो, और फिर उसके अंदर जो एटम्स हैं वो कैसे अरेंज हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं तो तब तो उससे कोई एनर्जी हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हम क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो स्टेबल एसोसिएशन बनाती है, जहाँ पे भी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर ले तो फिर उससे दूर मुश्किल से ही जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखी हुई होती है तो उस वक़्त उसके अंदर एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स को उससे दूर खींचा जाता है तो फिर क्या होता है, उसके लिए एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत सख्ती से, मजबूती से अटैच होता है। और जब भी कोई चीज़ किसी और चीज़ के साथ मजबूती से अटैच होती है तो उन दोनों को अलग करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो फिर वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो इस सूरत में एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर उससे दूर जाएंगे तो एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अटैच हो इलेक्ट्रॉन्स तो फिर वो अनस्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कम है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने साथ अटैच करके रखें। तो इस तरह से वो इजीली वहाँ से हटकर
और अगर ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल हो तो उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं और इस तरीके से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एनर्जी का सोर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन के पास हैं तो फिर वो एनर्जी का सोर्स अच्छा नहीं होंगे, उसके साथ ही रहेंगे। लेकिन अगर कार्बन या हाइड्रोजन किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हैं तो उससे वो हट के, और ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उसके पास चले जाएंगे और इस तरीके से एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन से दूर हटाएंगे हम उसको तो फिर हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इट इज़ द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कोई एटम हाइड्रोजन को लूज़ करता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, या हाइड्रोजन गेन कर रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या है? रिडक्शन, और उसको लूज़ करना है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समझाया गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, बताया गया है कि किस तरह से वो साथ साथ चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक जो एटम ए है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने ये इलेक्ट्रॉन्स जब लूज़ करेगा तो इधर से ये चले जाएंगे एटम बी के पास। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ किए वो इसने गेन कर लिए, तो ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और बी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। बी जो था वो पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, लेकिन अब उसने चूंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो ये रिड्यूस हो गया। आप देख रहे हैं कि जब भी एक एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दूसरा जो है वो साइड बाय साइड रिड्यूस हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो साथ साथ चलते हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब जो ये एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये लूज़ करेगा एटम, तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसकी स्ट्रक्चर में भी आपको जाके बताती हूँ। ये किसने डिस्कवर की? 1929 बाय कार्ल लोमैन। और उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल के तौर पे फ्रिट्ज लिपमैन ने बताया था कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र जो है इसकी वजह से होती है 1941 में। तो ये चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाती हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे एटीपी के बारे में डिटेल से। एटीपी जो है इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और मतलब एनर्जी जो है वो इसकी शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और इसको हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। और ये जो है ज़्यादातर फंक्शन जो है वो इसकी मदद से परफॉर्म होते हैं, और ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इससे मूवमेंट होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्सोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस, मतलब जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं उन सब के लिए एटीपी चाहिए होती है। अब जो एटीपी है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है कि वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, और ये किस चीज़ से? 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक इसके अंदर है एडेनिन डबल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेस, जो डीएनए के अंदर भी होती है। आपने पढ़ा था पीछे कि डीएनए जो है वो बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और उसमें 4 टाइप्स की बेसिस होती हैं नाइट्रोजिनस। उनमें से एक एडेनिन थी, उसके बाद गुआनिन होती है, थायामीन, साइटोसिन। तो ये वो वाली एडेनिन है। इसके बाद राइबोस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, 5 कार्बन शुगर। उसके बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। डीएनए के अंदर 1 फॉस्फेट होता है, लेकिन इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, लीनियर चेन बनाते हैं। और वो जब चेन बना रहे होते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं दे आर द हाई एनर्जी बॉन्ड्स, और उन्हीं बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है और उनके बनने के दौरान एनर्जी स्टोर होती है। मतलब जो उनकी एनर्जी स्टोर है उनके अंदर वो है पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये टूटेंगे तो ये रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Ability of ATP to store and release energy is due to its molecular structure. ATP has 3 subunits. मैंने आपको बता दिए, यहाँ भी इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है। ये है 5 कार्बन शुगर
जैसे राइबोस कहते हैं, जो आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट होती है, उसमें भी राइबोस शुगर होती है। और यहाँ पे है एडेनिन, डबल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेस, ये एक रिंग ये वाला है और दूसरा जो है वो ये है इसके अंदर। और इसके साथ दूसरी साइड पे जो ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पे होगी, यहाँ पे कार्बन 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी और इधर ऊपर जो है वो 5 होगी, जो यहाँ नहीं दिखाई गई। तो इसके साथ जो है वो 3 फॉस्फेट अटैच्ड हैं। दरमियान में इसके ये जो इस तरह से बॉन्ड दिखाया गया है, इस तरह से इसे कहते हैं टिल्ट। तो इस तरह का जो बॉन्ड है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई हुई है। और कितनी एनर्जी इसमें है, एक बॉन्ड के अंदर तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है पर मोल। तो जिस वक्त एनर्जी रिलीज होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एंड वाला जो है बॉन्ड, ये वाला टूटता है, ये वाला, यानी ये फॉस्फेट इस फॉस्फेट से अलग हो जाती है, ये बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये वाली 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब जो पीछे जो चीज़ रह गई है, ये है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट रह गए, डाइफॉस्फेट, और साथ इसके मिल जाएगा वाटर। और जब इससे मज़ीद एक जो है वो फॉस्फेट हटेगी, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो पीछे रह जाएगी मोनोफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3 होता है, और पीछे चूंकि एक फॉस्फेट रह जाएगी इसलिए इसे हम कहते हैं मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स 1। तो मज़ीद जो है वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से ATP की फॉर्म में एक इसके जो बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, विच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये टूटेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और इंटरचेंजेबल है। काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से एनर्जी जो है प्रोवाइड होती है बाय ATP। और ये जो टिल्ड है मैंने आपको बताया, इट शोज हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ATP की स्ट्रक्चर तो आपने अच्छी तरह देख ली। यहाँ पे जो है वो पूरा जो बायोएनर्जेटिक्स का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से लाइट एनर्जी आती है प्लांट्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, साथ वाटर भी होता है और ये चेंज हो जाती है इनटू C6H12O6। यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड्स दिखाने के लिए साथ नंबर नहीं दिखाया गया, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताया गया, क्योंकि असल में जो एनर्जी है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के दरमियान है। अब जब इसकी ब्रेक डाउन होगी, यानी रेस्पायरेशन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन कंबाइन करती है फूड के साथ, तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन साथ साथ हीट के तौर पे ज़ाया भी होगी। अब एनर्जी को हम स्टोर करेंगे ATP की फॉर्म में, और ATP जो है ये कन्वर्ट हो सकती है। ATP बनती पहले किससे है, ADP के साथ फॉस्फेट के कंबाइन होने से। अब इस ATP को हम मुख्तलिफ कामों के लिए यूटिलाइज करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें चीज़ों को मूव करना होता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, एनर्जी यूटिलाइज होती है। दूसरे मेंटेनेंस, मतलब सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बाकी जो जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके लिए, केमिकल सिंथेसिस, मतलब मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं वो बॉडी में जो बन रहे होते हैं, प्रोटीन्स बन रही होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स बन रहे होते हैं, हार्मोन्स बन रहे होते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो उन सब की जो केमिकल सिंथेसिस, मतलब केमिकल्स के बनने के लिए भी ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कल इंशाल्लाह हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है फोटोसिंथेसिस।